नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी नहीं चली थी, इसलिए आज हम 2 दिनों यानी कि 30 और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, जहां से पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की बनने की। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और हाँ, जब भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और लाइक करना नहीं भूलें। और हाँ, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले आप लोग को याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम आप लोग के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर चर्चा करती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा और किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। देखिए, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और पूछा जा रहा है कि भारत की किस आईआईटी संस्था ने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी गुवाहाटी। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करिए। जिनको आंसर आ रहा है वो आंसर करिए, उनको काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, यानी कि वो मोटिवेट होंगे। और जो लोग को आंसर नहीं आता वो सेशन को ध्यान से देखें ताकि उनका भी ये चीज क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नासा के जो वैज्ञानिक है, इन दोनों ने मिलकर के जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। ठीक है, आइए थोड़ा सा उसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है वो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहीं पे जाकर के जितने भी जो स्पेस में रिसर्च वगैरह होता है यहाँ पे जाकर के रुकते हैं वैज्ञानिक वगैरह। और यहाँ पे देखिए, जब भी ये वैज्ञानिक जब जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं, तो देखिए जब भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो आपकी इम्यून पावर होती है वो काफी प्रभावित होती है, यानी कि जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून पावर ही हमें हमारी बॉडी मतलब हमारे शरीर को बाहरी जो है रोगों से बचाने का एक तरीके से बचाता है। लेकिन जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो इम्यून पावर आपकी काफी प्रभावित होती है। इसी तरीके से जब ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनका इम्यून पावर काफी ज्यादा प्रभावित होता है, वो कई सारी बीमारियों से जो है प्रभावित हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अंतरिक्ष में जो है जो मेडिकल सर्विसेज है वो काफी लिमिटेड होती है, काफी सीमित होती है, जिस कारण से उनको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो ये अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि नासा ने और आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता थे, जो रिसर्च डिपार्टमेंट था, उन लोगों ने मिलके वहां के जो सूक्ष्म जीव थे उनके जो है क्रियाकलापों के, या फिर कह सकते हैं वो लोग अब ये जो सूक्ष्म जीव आपस में जो बातचीत करते हैं ना, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और इस अध्ययन के द्वारा कि ये जो जीव है वो किस तरीके से उनको प्रभावित करते हैं, उनकी स्टडी की और एक जो है शोध पेश किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रियाकलाप का अध्ययन किया। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया, ये जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर रोगाणुओं के किसी भी संभावित प्रभाव को कम करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशनों के कीटाणु शोधन के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से जब ये जीवों का, इन सूक्ष्म जीवों के क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सूक्ष्म जीव उनके जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, और जब वो उस पर अध्ययन कर लेंगे तो उसी तरीके से वो अपने आप को क्या करेंगे, आगे की रणनीति बना पाएंगे, जिससे कि जब भी वो अंतरिक्ष में जाए उनको ये जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव जो है प्रभावित न करें, उनको किसी भी तरह के रोग का सामना न करना पड़े। यह अध्ययन उनमें इसी तरीके से सहायक है। इस अध्ययन में देखिए, वहां पे एक जीवाणु था जो जिसको लेकर के ये अध्ययन किया गया, जिसका नाम है क्लेबसिला निमोनियाई। ठीक है, क्लेबसिला निमोनियाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस
स्टेशन है वह उसकी जो सतह है वहां पे ये मुख्यतः पाई जाती है और इसी का जो है इन वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। और ये जो जीवाणु देखा जाए निमोनिया और भी कई तरह के संक्रमण का कारण बनता है। ठीक है, इस जीवाणु के निमोनिया, जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे हैं, निमोनियाई और अन्य कई सारे संक्रमण का ये कारण बनता है। तो एक तरीके से शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने में रुचि प्रदर्शित की कि ये जीवाणु जो है, ये जो जीवाणु जो उनको प्रभावित कर रहा है, वो जीवाणु जो आसपास के और भी जीवाणु हैं उनकी जो है वृद्धि को किस तरीके से प्रभावित करता है और फिर इससे क्या क्या संभावित परिणाम निकल सकते हैं, इन सारी चीजों पे जो है इन शोधकर्ताओं के द्वारा अध्ययन किया गया। इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अध्ययन किया गया। इन जीवाणुओं के क्रियाकलापों पे किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास और आईआईटी, माफ करेगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, निमोनिया जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आपके एग्जाम में आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आप लोग मुझे आंसर नहीं करते हो, ठीक है, मैं समझती हूँ कि कुछ इश्यूज हमारे वायरस को लेकर के, सिस्टम को लेकर के बच्चा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद तो है कि आप लोग और भी चीजें, देखिए समस्याएं हैं लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो हल नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एट द एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी चीजें हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं आंसर देख करके मैं खुद भी बहुत मोटिवेट होती हूँ, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, देखिए 12 जो है विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिर मलेशिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिजी। ठीक है, फिजी जो है वो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा, और इस सम्मेलन को पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें का कोई देश, कोई द्वीपीय देश जो है इस सम्मेलन को आयोजित करने जा रहा है या फिर मेजबानी करने जा रहा है। ये सम्मेलन अगले साल यानी कि वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। 15 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन जो किया जाएगा वो भारत के विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ जो फिजी की सरकार है उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये जो है विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ये देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फिजी का एक जगह है जिसका नाम है नाडी में इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन इस वर्ष यानी कि अगले वर्ष फिजी में किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता देना या फिर बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि जो हिंदी दिवस के बारे में, तो हिंदी भाषा को देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हिंदी भाषा को प्रसार करने के लिए जो है जो सबसे पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था वो 1975 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा कब मनाया गया था, 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। और उस समय देखा जाए 1975 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है ये आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो नागपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो मॉरिशस के उस समय के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिव सागर रामागुलाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन वो नागपुर में हुआ था। किसके तत्वाधान में, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, कहाँ पे, नागपुर में। और मॉरिशस के जो उस समय प्रधानमंत्री थे शिवसागर, वो मुख्य अतिथि थे। बात करें इसके पहले यानी कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वर्ष 2018 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में ही आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी, देखिए विश्व हिंदी दिवस तो हम देख ही रहे हैं। जो हिंदी दिवस जो है भारत में, देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व स्तर पे यानी कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके सामने कुछ चार्ट खुला हुआ है। जैसा कि हमने बात किया सबसे पहला जो प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वो नागपुर में मनाया गया था 1975 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मनाया गया, एक साल के बाद मनाया गया, मॉरिशस में मनाया गया। फिर उसके बाद भारत में पुनः मनाया गया 1983 में, ध्यान रखिएगा।
जो चौथा जो मनाया गया वो मॉरिशस में पुनः मनाया गया 1993 में, ठीक है, इसको 1983 में, फिर 1993 में। उसके बाद देखा जाए 3 साल के बाद जो है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में मनाया गया 1996 में, फिर लंदन यूके में 1999 में मनाया गया, ठीक है। जो 7वां था वो सूरीनाम में मनाया गया 2003 में मनाया गया, और फिर अमेरिका में 8वां मनाया गया था कब 2007 में। देखिए 3-3 साल का, कभी कभी ये जरूरी नहीं है, कभी आपसे मान लीजिए प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता, नहीं, ये नियत नहीं है समय, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे हमें 4 साल के अंतराल दिख रहा है, यहाँ पे हमें 5 साल का अंतराल दिख रहा है। 2012 में जो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनाया गया था, ठीक, उसके 3 साल के बाद अंतराल पे हमें देखने को मिल रहा है भोपाल भारत में पुनः, और 8वां जैसा कि यहाँ पे हमने 11वां बात किया मॉरिशस के पाई में 2018 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या था 11वां, और 12वां जो है फिजी में मनाया जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजी में, और फिजी जो है एक द्वीप है पैसिफिक ओशियन में। और फिजी देखिए आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ठीक देखा जाए आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फिजी दिखाई देगा, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशियन है। फिजी की बात करें दोस्तों तो फिजी की देखिए कैपिटल क्या है, सुवा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ की जो डॉलर है, यहाँ पे जो फिजी डॉलर जो है ये यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है फ्रैंक बैनिमारामा, ठीक है, फ्रैंक बैनिमारामा जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के, फिजी के। फिजी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि देखा जाए कि चर्चा में बना हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ। देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की और अन्य देश की नौसेना के बीच में एक सिम्बेक्स नामक अभ्यास किया गया, जो कि नौसेनाओं के बीच का अभ्यास था, और ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि ये सिम्बेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन देखिए क्या है, श्रीलंका, रूस, सिंगापुर या फिर थाई। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। देखिए अगर हम इसका सही आंसर को देखें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर और भारतीय नौसेनाओं के बीच में यह अभ्यास किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि सिंगापुर और भारतीय नौसेनाओं के बीच में जो अभ्यास किया गया उसका नाम है देखिए सिम्बेक्स अभ्यास। इस अभ्यास की बात करें तो देखिए जो भारतीय नौसेना थी इस अभ्यास की मेजबानी किया कहाँ पे 26 से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच विशाखापट्टनम, ठीक है। इस अभ्यास में जो समुद्री चरण था वो कब तक चला है, 30 अक्टूबर तक चला है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल में जो है इस अभ्यास को किया गया है, बंगाल की खाड़ी में, जिसमें से जो है विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, 26 से 27 तारीख के बीच में भारतीय नौसेना के द्वारा। और ये जो पूरा चरण था समुद्री अभ्यास का वो 30 अक्टूबर तक चला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस अभ्यास में कौन कौन लोगों ने कौन कौन से जो है भाग लिया, तो यहाँ पे देखता है कि इस अभ्यास में सिंगापुर नौसेना के 2000 RSS स्टालबार्ड, ठीक है, जिसे दुर्जय वर्ग फ्रिगेट कहेंगे, और फिर RSS विजिलेंस यानी कि विजय दुर्ग कॉर्वेट ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास की जो दोस्तों शुरुआत की गई थी वो 1994 में किया गया था, और अभी देखा जाए इस वर्ष जो ये अभ्यास किया गया है सिम्बेक्स 2022 भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच, तो ये 29वां संस्करण था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 29वां संस्करण प्रारंभ कब हुआ था, 1994 में। दोनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसका जो है अभ्यास शुरू किया गया था। जब इस अभ्यास को शुरू किया गया था सिम्बेक्स को, जो कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में, तो इसका जो नाम प्रारंभ में था एक्सरसाइज लॉयन किंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज लॉयन किंग इसको पहले जाना जाता था, अब इसको सिम्बेक्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया, बिल्कुल साधा भाषा जो है अधिनियम पारित किया गया, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, ठीक है। आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। न्यूजीलैंड की जो कैबिनेट जो गवर्नमेंट है वहां पे एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है प्लेन लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अगर आप लोग कोर्ट कचहरी में अगर कोई गया होगा या उसकी जो है अगर मान ली किसी कोर्ट का आप जो आधिकारिक जो दस्तावेज होते कभी उनको देखना आपको समझ में ही नहीं आएगा, और वो आम आदमी के लिए आम इंसानों के लिए बनाया जाता है और आम इंसान उसको समझ नहीं पाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट थी उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्लेन लैंग्वेज एक्ट।
यानी कि वहां पे जितने भी जो सरकारी अधिकारियों को ये जो है बोला गया कि वो जितने भी आधिकारिक दस्तावेज हैं, यानी कि जो कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी वेबसाइट है, उनको बहुत ही इजी, ठीक है, यानी कि सरल और आसान भाषा में समझने हो, यानी कि जो भी वो अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, वो इतनी इजी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति उसको समझ पाए, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों कि उनको समझने के लिए भी आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, इवन डिक्शनरी भी एक बार बोलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास भी ये शब्द नहीं है। तो ऐसी भाषा बोलने का क्या ही फायदा जो लोग समझ नहीं पाए। और भाषा क्या है? आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति ही तो है, और आपकी अगर भावना ही कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर मतलब क्या है। और जिस आधिकारिक जो दस्तावेज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आम जनता के लिए होते हैं, और आम जनता ही उससे वंचित है क्योंकि उसकी भाषा इतनी टफ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो तबके हैं, ठीक है, जो लक्षित दर्शक हैं उन तक पहुंचने के लिए वहां की गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आए, ठीक है। प्लेन लैंग्वेज की बात किया जाए, एक्ट का उद्देश्य क्या है? संचार, जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, यानी कि पायदान पर बैठा अंतिम व्यक्ति तक वो एकदम सरल भाषा में पहुंचना चाहिए, आम जनता के लिए आसानी से सुलभ बनकर सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये एक्ट है, हमें लगता है कि हमें भी इससे सीखना बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। और इस एक्ट में, इस जो एक्ट आया है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है या इस उपयोग के वहां की जो स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी कि न्यूजीलैंड की जो स्वदेशी लोग, जो वहां के लोग हैं जो बोलते हैं माओरी भाषा को प्रतिबंधित नहीं किया गया है किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी कि आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में, ठीक है। वहां पे भी लोग बोल सकते, ठीक है। तो एक तरीके से भाषा का वहां पे सरल स्पष्ट मतलब सरल भाषा में सरकारी दस्तावेज होना चाहिए ताकि सभी लोग को समझ में आए, ठीक है। और इस विधेयक में जो है ऐसी मतलब बात किया गया है कि सादी भाषा वही है, सरल भाषा वही है जो लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो यही था, ध्यान रखिएगा। प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है वो किस देश में पारित किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है, ठीक है। चूंकि हम न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों, न्यूजीलैंड, अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया के मैप के दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड, ठीक है, जो कि पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें तस्मान सी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें साउथ पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है। इसी बीच में न्यूजीलैंड एक द्वीप है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ आइलैंड दो भागों में बंटा हुआ है, जिसमें जो है इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वेलिंगटन, वो देखिए नॉर्थ आइलैंड के दक्षिण में स्थित है। कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, कई एग्जाम में कि जो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन वो नॉर्थ में स्थित है या साउथ में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ की दोस्तों जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डन जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त नहीं होगा? यहाँ पे दोस्तों तो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे व्यस्त, ठीक है, बिजिएस्ट, सबसे बिजी हवाई अड्डा बना है, 10वें नंबर पे इसकी रैंक है। तो ध्यान रखिएगा निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में 10वें स्थान पे रहा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों का डेटा निकाला गया, ठीक है, जो सबसे एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा व्यस्त कौन से रहे हैं, उसमें भारत का एक हवाई अड्डा आया है जो कि 10वें स्थान पे है। तो देखिए विकल्प क्या दिया है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल, और वहीं पे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल। तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली जो है वो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में 10वें स्थान पे रहा है। देखिए हवाई अड्डे भी आपको पता होने चाहिए, जितने भी एयरपोर्ट है ना, एक बार क्वेश्चन आया है कि एक तरफ एयरपोर्ट के नेम दे दिया है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, मैच द फॉलोइंग दिया था। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दे दे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता चलेगा हैदराबाद में,
कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय नहीं पता चलेगा, बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं पता चलेगा कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, जो वैश्विक यात्रा से संबंधित आंकड़ा जो उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। इसने क्या है, एक लिस्ट जारी की है, एक सूची जारी किया है, और उस सूची में ये बताया गया है कि दुनिया के जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, ठीक है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, उनकी सूची जो है जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि न्यू दिल्ली में है, वो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में हवाई अड्डों में 10वां स्थान रखता है। ठीक है, 10वें स्थान पर है। अगर पूछे कि भैया तो पहले स्थान पे क्यों है, तो अमेरिका का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, ये पहले स्थान पे। वही अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की दोस्तों बात करें तो दूसरे स्थान पे दुबई है, और तीसरे स्थान पे जापान का जो है टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगर सबसे जो है ये जो जारी किया गया है ये लिस्ट, तो ये टॉप 10 जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की जो सूची जारी की गई उसमें जो है डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्षमता के आधार पे जो है ये सूची को जारी किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ग्लाइफोसेट, फास्फेट, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ग्लाइफोसेट केमिकल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया इस केमिकल को। ठीक है, तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, ठीक है, ये जो एक तरीके से जो शाकनाशी होते हैं, देखेंगे अगर आप लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे तो देखिए आप कभी भी जो हम लोग जो फसल लगाते हैं उसके आसपास झाड़ झंखाड़ जैसी चीजें उग जाती हैं, उन्हीं को मारने के लिए जो है इस हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और ये जो है ग्लाइफोसेट शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे और घास दोनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान करते थे, इसीलिए किसानों के द्वारा इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन होता क्या था दोस्तों कि ये जो एक तरीके से ये जो है ये एक गैर चयनात्मक, ध्यान रखिएगा, गैर चयनात्मक शाकनाशी है। लगभग सभी पौधों को उनके विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने से रोककर उन्हें मार सकता है, इसी कारण से। और देखा जाए ये जो केमिकल है वो बहुत ज्यादा कारण बन सकता है, संभावित कारणों में से एक है कैंसर का। और इसके साथ साथ जो आप देखेंगे जो कीट पतंगे होते हैं यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं जो पौधों के परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये उनको भी मार देते थे। अगर परागण ही नहीं होगा तो पौधे कहाँ से उगेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे घर में मक्खियां वगैरह होती है ना, तो ये अच्छा है घर में ना, लेकिन साफ साफ मेंटेन हो। लेकिन देखिए हमारे पर्यावरण में इन कीट पतंगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती, बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं होंगे तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये नहीं होंगे, तो इनके परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन मधुमक्खी और ये मधु इन सबको भी ये मार देता था, जिसके कारण से और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा जो है कैंसर का भी कारण बन रहा था। ये सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे जो है प्रतिबंधित कर दिया है। और यह नियम और यह जो नया नियम लाया गया है किसके लिए, ग्लाइफोसेट के लिए। तो अब जितने भी जो ये जो आपका देखा जाए कीट नियंत्रण ऑपरेटर को ही इस ग्लाइफोसेट को लगाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसके केमिकल को, कौन से केमिकल को, तो ग्लाइफोसेट शाकनाशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक संस्थाओं द्वारा वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया गया है। निम्न में से कौन सी संस्था इसमें शामिल नहीं है। देखिए कुछ संस्थाओं ने आपसी सहयोग से एक एक्शन प्लान जारी किया है जिसका नाम है वन हेल्थ ज्वाइंट ऑफ एक्शन। पूछा जा रहा है कि इसमें वो कौन सी संस्था शामिल नहीं है। इस प्लान को जारी करने के लिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन या फिर यूरोपीय संघ। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वन हेल्थ ज्वाइंट
प्लान ऑफ एक्शन जारी किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब वर्क करेंगे एक साथ किस चीज के लिए, जो ह्यूमंस है यानी कि जो मानव, जो जानवर, जो पेड़ पौधे और जो हमारा पर्यावरण, उन सब के स्वास्थ्य के लिए ये जो है तीनों संस्थाएं मिलकर के एक ज्वाइंट जो है प्लान ऑफ एक्शन लेके आएंगे। इसमें देखिए इस कार्य का जो है ये जो प्लान लाया गया उसका उद्देश्य देखिए क्या है, जितने भी जो वैश्विक स्वास्थ्य है उन वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सामूहिक रूप से रोकना। अगर विश्व में कोई इस तरीके की, जैसे अभी हाल ही में जो कोरोना महामारी आई थी, इस तरीके का अगर कोई संकट आ जाता है जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनता है, ऐसे संकट को रोकना और ऐसे संकट का पहले पूर्वानुमान लगा करके, यानी कि अगर हमें पता चल जाता है हाँ भाई कोई महामारी आने वाली है, तो उसको पहले ही अगर हम जान जाए तो उसका हम पहले ही रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। और उसका पता लगा लेना और फिर प्रतिक्रिया देने के लिए सिस्टम को एकीकृत करना। अगर हमें पता है कि कोई महामारी आने वाली है तो हम अपने आप को उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को तैयार कर ले, ऐसा सिस्टम बनाना और ऐसे क्षमता का विकास करना जो है इस वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य है। अगर हम बात करें, देखा जाए ये अपनी तरह का पहला योजना है जो कि सभी स्तरों पर एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास करता है। हर लेवल पे जाकर के जो है एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण ये लागू करेगा। इसमें जो है न सिर्फ मानव बल्कि देखा जाए जानवर, पेड़ पौधे, पर्यावरण सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, सभी के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाएगा और सतत विकास को जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए ये जो प्लान है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर जो भी कुछ स्वास्थ्य की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उन स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस एक्शन प्लान को वर्ष 2022 से लेकर के 2026 तक जो है इसे लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 वर्षों तक ये एक्शन प्लान लागू किया जाएगा सभी के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो हमारा पर्यावरण, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सब जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई एक अस्वस्थ हो जाए, किसी एक का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो सब प्रभावित होंगे। ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हर स्तर पर जाकर के इसमें जो है सबके स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। फाइन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक क्षेत्र है उसको जानने के लिए जो है स्वदेशी ओवर हॉर्सर जो है विकसित किया गया है, किस देश के द्वारा? चीन, भारत, रूस या फिर अमेरिका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखिए क्यों ये जो है वो है अपने कोई और देश नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। भारत के द्वारा जो है पहला स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर जो है वो जारी किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया, विकसित किया गया। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है पहला स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। ये देखा जाए ये जो मैग्नेटोमीटर है ये दुनिया भर की जितनी भी सभी चुंबकीय वेधशालाएं हैं उनके द्वारा जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नेटोमीटर में से एक है। ध्यान रखिएगा दुनिया के जितने भी जो वेधशालाएं, चुंबकीय वेधशालाएं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं उन सब में से ये एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटोमीटर है। और ये ध्यान रखिएगा ये भू चुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक सैंपलिंग और संवेदनैनिक सेंसिंग प्रयोग की लागत को कम करने का भी मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। ये देखा जाए अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में इसको स्थापित किया गया है और ये सेंसर भू चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्यिक ओवीएच मैग्नेटोमीटर के बारे में भारत की निर्भरता का समाधान करता है। तो भारत जो मैग्नेटिक क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए जिन भी इंस्ट्रूमेंट का वो आयात करता था, अब उस आयात में जो भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता थी वो कम होगी। ओवीएच मैग्नेटोमीटर की बात किया जाए तो ये अपनी उच्च सटीकता, ये काफी सटीक होगा, ये काफी जो है उच्च इसका संवेदनशीलता होगी और ध्यान रखेगा ये कुशल यानी कि कम विद्युत खपत करेगा, बहुत ही एफिशिएंसी जो इसकी होगी, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। ये सारी चीजें तो रहेंगी, ठीक है। तो पहला स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर जो विकसित किया गया वो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया। स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो माइग्रेशन वगैरह होते हैं उस पे लेकर के एक वार्ता का आयोजन किया गया। ये छठी जो है उच्च स्तरीय वार्ता थी। ये कहाँ आयोजित की गई?
बर्लिन, पेरिस, ब्रुसेल्स या फिर दिल्ली। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। ब्रुसेल्स में जो है छठी उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, किसके किसके बीच? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। उद्देश्य क्या था इस वार्ता? तो ये प्रवासन और गतिशीलता पर ये जो है वार्ता की गई। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो छठवीं प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता, ठीक है, 6th हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी आयोजित किया गया। कहां पे? ब्रुसेल्स में किया गया। इस बैठक में देखा जाए जो अनियमित प्रवास है, जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं, उनको रोकने से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। जो माइग्रेट करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं, जो अनियमित तरीके से जाते हैं, उनको रोका जाए, बल्कि उनको सुरक्षित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और नियमित तरीके से प्रवास को बढ़ावा देने की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत और यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए प्रतिभाशाली पेशेवर छात्रों, कुशल कार्यबल की गतिशीलता और प्रवास को सुविधाजनक बनाने के तरीकों पर भी चर्चा किया। चूंकि छठी वार्ता थी, अगर आपसे पूछा जाए 5वीं जो संस्करण हुआ था जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में किसको लेकर के प्रवास और गतिशीलता पर जो चर्चा हुआ था वो हुआ था 2019 में। कहाँ पे किया गया था? ये भारत में नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। अभी ब्रुसेल्स में किया जा रहा है। चूंकि हम बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन की, यानी कि यूरोपीय संघ की, यूरोपियन यूनियन की, तो देखा जाए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो है इस संघ की जो स्थापना की गई थी वो मैट्रिस संधि के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 को किया गया था। 1 नवंबर 1993 को किया गया था। इसकी जो मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा जो इनके देशों के द्वारा जो है बनाई जाती है वो यूरो है, और इसमें वर्तमान में देखा जाए 27 सदस्य देश हैं, ठीक है। 2020 में देखा जाए 28 थे, लेकिन 2020 में यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया। और इसमें देखिए जो आधिकारिक जो मुद्रा है दोस्तों, जो कि यूरो है, वो सभी देशों के द्वारा नहीं, इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा नहीं, बल्कि जो है 19 सदस्य देशों के द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर यूरो का उपयोग किया जाता है। जबकि जो 8 देश हैं वो अपनी खुद की मुद्रा जो है इस्तेमाल करते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा देश इसमें से जो यूरोपियन संघ का तो सदस्य है लेकिन यूरो का इस्तेमाल नहीं करता है, वो कौन कौन से देश है? 8 देश हैं, जिसमें से देखा जाए बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, ठीक है। वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ को ध्यान रखिएगा नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि कौन सी ऐसी संस्था है जो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, ठीक है। शांति का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि तो क्वेश्चन है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए किस जीएम सरसों को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये देखिए ये समिति है जो किसी भी जो फसल की प्रजाति को जो है इस्तेमाल करने की मंजूरी देती है। और ये देखिए हाल फिलहाल में सरसों की एक नई जीएम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है सरसों है, और इसको मंजूरी दिया है कॉमर्शियल जो है फार्मिंग के लिए। वो कौन सी? MGM-15, MHD-11, MSG-15 या फिर DMH-11। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। DHM-11 जो है ये सरसों की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति है, और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवांशिक रूप से संशोधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की प्रजाति है जिसका नाम है धर्म बस्टर्ड हाइब्रिड यानी कि DHM-11, और इसकी व्यावसायिक खेती को यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के तहत आती है दोस्तों। तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, कुछ आपसे समिति पूछ देगा और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है ये पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके पहले भी देखा जाए GM क्रॉप यानी GM कपास यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन था उसको जो है देश में कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में जो है उगाया जा रहा है। और ये दूसरे जो है ये जो सरसों है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जो है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये जो है दूसरी ऐसी फसल होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होगी
जिसके जो है कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए इजाजत दी गई है, मंजूरी दिया गया। इसके पहले देखिए जीएम क्रॉप को, जीएम कपास को दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली जो क्रॉप है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए मंजूरी दिया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, तो वो कपास थी। दूसरे देखिए जो है धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11 को दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अगला यहाँ पे बात किया जाए तो ये हालांकि सभी केंद्र, अभी देखा जाए अभी जो केंद्र सरकार ने ये जो सिफारिश है, ठीक है, इस कमेटी की, इस पे जो है अभी फैसला नहीं दिया है, अभी फैसला करना बाकी इस कमेटी के द्वारा जो है इसकी परमिशन दे दी गई है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अब आते हैं आज के दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। होता तो ये छोटा सा है लेकिन काफी ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा फैक्ट है आज का कि ब्रिटेन के विदेश सचिव जो हाल ही में भारत दौरे पर पहुंचे हैं वो कौन थे भैया? जेम्स क्लेवरली। ठीक है, जेम्स क्लेवरली जो कि भारतीय, ये ब्रिटेन में विदेश सचिव है। ब्रिटेन इस समय काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए अपने आप से काफी ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भारत के जो है भारत में आए थे, वहां के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट है कि हमारा संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया किसे? शेफाली जुनेजा, जो कि इन्हें चुना गया है किसकी? जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी है वायु परिवहन समिति, उसका ये अध्यक्ष चुनी गई है शेफाली जुनेजा। टेस्ला के सीईओ है एलन मस्क, जिन्होंने अभी सोशल मीडिया जो है जिस ट्विटर को भी खरीद लिया, और ट्विटर से इन्होंने जो ट्विटर के जो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है उसके सीईओ को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि भारतवंशी थे ये। देखा जाए पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ थे और उनको टर्मिनेट कर दिया गया एलन मस्क के द्वारा। दूसरा देखा जाए अगला जो है हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जे.वाई. ली को जो है ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि देखिए वो कौन सा राज्य है जहां पे अगर आप कुत्तों के शौकीन होंगे यानी कि कुत्ते घर में पालने के शौकीन होंगे तो अब आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि अगर आपने अपने घर में कुत्ते लेके आए हैं, कुत्ता, और फिर उसके बाद जो है उसको अगर आप पालते हैं तो पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। वो कहा हरियाणा। ठीक है, तो भैया ध्यान रखिएगा, जो लोग हरियाणा से होंगे आप वो अपने घर में अगर पेट्स लेके आते हैं यानी कि पालतू कुत्ता लेके आते हैं उनको घर में लाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, और आज की क्लास में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में देखा। जो 20 मिनट में देखिए जो मैं कुछ चीजें आपसे पूछती हूँ उसका आंसर क्या करिए, क्योंकि वो मैं जो पूछती हूँ उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो फिर इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स 10 MCQs के साथ। हम लोगों ने 5 फैक्ट्स ऑफ द डे देखे और काफी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखे। क्वेश्चंस के दौरान हम लोग कुछ आपसे भी क्वेश्चन पूछे, उम्मीद करती हूँ उसका आंसर आप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।